इस क्रॉस सेक्शन में चार्ज ऐसे निकला कि ऐसे निकला। ये करंट बताते समय हम नहीं जानना चाहते और नहीं बताना चाहते हैं, समझ गए? हेलो स्टूडेंट्स, कल सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने आकर मुझसे पूछा, 12th क्लास का स्टूडेंट, उसने मुझसे पूछा कि सर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं है। मैंने कहा कि भाई ये क्वेश्चन अब तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, तो बहुत पुरानी बात हो गई, हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। उसने कहा नहीं, यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं है, और उसमें सभी किताबों में कही गई बातों को, टीचर्स के कही गई बातों को गलत बताया गया है। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप वीडियो मुझे दिखा दो। तो उसने मुझे वीडियो दिखाया, मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बोलना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं है? सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है कि दिस शुड नॉट even be a question, basically this should not be a question. वेक्टर्स और स्केलर्स हमने डिसाइड किए हैं, वी फिजिसिस्ट। हम फिजिक्स की कहानी को बनाने के लिए बहुत सारे फिक्सिशियस कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उन क्वांटिटीज़ के बिहेवियर की बेसिस पे हम उनको स्केलर या वेक्टर पुकारते हैं। एक वेक्टर को अगर प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए तो एक वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो एडिशन के ट्रायंगल रूल को फॉलो करती है और जिसका एडिशन कम्यूटेटिव है। इनमें से किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को अगर फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती, तो हम उसे वेक्टर नहीं कहते। दिस इज हाउ वी फिजिसिस्ट हैव डिफाइंड अ वेक्टर क्वांटिटी। नेचर में नेचर अपने तरीके से फंक्शन करता है। हो सकता है भगवान की अपनी फिजिक्स हो, उसमें फोर्स जैसी कोई चीज़ ही ना होती हो सकता है मोमेंटम जैसी कोई चीज़ ना होती, पर हमने जो फिजिक्स बनाई है उसमें होती है। और हमने ये पाया है कि जो फोर्स नाम की क्वांटिटी है वो एडिशन के इस सिंपल से रूल को फॉलो नहीं करती है। 2 यूनिट ऑफ फोर्स प्लस 3 यूनिट ऑफ फोर्स इज नॉट 5 यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। हम में से कुछ बहुत ही चालाक लोग जिन्होंने बहुत केयरफुली नेचर को ऑब्जर्व किया, उन्होंने समझ लिया कि ये फोर्स ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को ओबे करता है। दैट मीन्स अगर हम फोर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें ज्योमेट्री करनी पड़ेगी। हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन को अगर यूनिट फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमें 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी पड़ेगी इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी पड़ेगी इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद अगर पहले फोर्स का डायरेक्शन ये है और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करने के बाद, उनके डायरेक्शन के पैरेलल ड्रॉ करने के बाद, जब मैं पहले एरो के पूंछ से दूसरे एरो के सिर को जोड़ता हूँ, इस लाइन की लेंथ रिजल्टेंट फोर्स को बताती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन 2 न्यूटन है, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन 3 न्यूटन है, और मान लीजिए ये ऐड करने से 4.3 आ गया, इसकी लंबाई मेज़र करने से 4.3 आ गया, तो रिजल्टेंट 4.3 यूनिट ऑफ फोर्स हुआ। एज सिंपल एज दैट। तो फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इस रूल को फॉलो करती है। फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एडिशन कम्यूटेटिव है। F1 प्लस F2 इज सेम एज F2 प्लस F1। फोर्स में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? पहले इलेक्ट्रिक करंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस पाइपलाइन में मान लो पानी का फ्लो हो रहा है, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट अस अज्यूम कि इस पाइपलाइन में पानी का फ्लो हो रहा है। ये एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने, और हम ये जानना चाहते हैं, हम फिजिक्स में इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी मानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एक यूनिट टाइम में या एक डेल्टा टी टाइम में
कितना मास ऑफ वाटर या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गया। इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है डेल्टा टी टाइम में, या उसको और कन्वीनियंस के लिए हम बोल सकते हैं यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गया। अगर डेल्टा क्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर डेल्टा टी टाइम में पास हुआ तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। इसको आप वाटर फ्लक्स भी कह सकते हो, इसको चलो हम वाटर करंट बोल लेते हैं, है कि नहीं। क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पास दिस क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, इसी को चलिए हम लोग वाटर करंट बोल लेते हैं। अब ये चीज है क्या, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम को एकदम इन्वर्टेड कॉमा में सुनिए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हुआ। हाउ कैन एनीबॉडी थिंक कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ए वेक्टर, तो दिमाग में भी नहीं आ सकता, आना भी नहीं चाहिए। तो हम वाटर करंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से यहां आ गया। सो दिस जस्ट कैनॉट बी ए वेक्टर, हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि नहीं सर इसमें तो डायरेक्शन है, पानी लेफ्ट से राइट गया कि राइट से लेफ्ट गया, ये तो बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। राइट से लेफ्ट गया और लेफ्ट से राइट गया, सिर्फ ये अगर इशू है, अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि 20 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ लेफ्ट टू राइट, this situation is different from 20 liter of water pass हुआ from right to left. Yes, they are different. We must mention direction that पानी जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेफ्ट से राइट पास हुआ, but still even if we mention the direction, this quantity cannot be thought to be a vector quantity. It is simply the volume of water that has volume, inverted comma, volume of water that has crossed in unit time. How can anybody think, even think that this is a vector quantity? ठीक है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यहाँ पे एक तरह से सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, मान लिया मैं। पर अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बजाय इसी पाइपलाइन में ऐसा क्रॉस सेक्शन इमेजिन करते, पानी अगर यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है तो आप सभी शायद समझते हैं कि जो पानी का वॉल्यूम है जो यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होगा वो भी सेम ही होगा। तो वाटर करंट थ्रू दिस सेक्शन और दिस सेक्शन इज सेम। यहां जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन है तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की इस तरफ से इस तरफ पानी आया कि इस तरफ से इस तरफ पानी आया, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इट इज स्टिल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज पास्ड इन यूनिट टाइम। ये ऐसी बात है जैसे कि ये हंसना नहीं, ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है तो अगर किसी ने न्यूज़ बताई कि द ह्यूमन फ्लक्स थ्रू दिस बॉर्डर इज 20 पर्सन्स पर डे, किसी ने पेपर में हेडलाइन छपा ह्यूमन फ्लक्स इज 20 पर्सन्स पर डे, इसका मतलब 20 लोग हर दिन इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ये मिसलीडिंग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वाले इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ठीक है 10 आदमी पाकिस्तान से इंडिया गए, 10 आदमी इंडिया से पाकिस्तान गए, ऐसा समझ सकते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि नहीं, ह्यूमन फ्लक्स इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओनली, दैट मीन्स पाकिस्तान से इंडिया में ही ह्यूमन लोग आ रहे हैं 20 पर डे। तो जस्ट हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया में लोग आ रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्या, ह्यूमन फ्लक्स। 20 पर्सन्स पर डे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा बोलेंगे क्या, सोच के देखिए। वैसी बात है ये कि 20 लीटर वाटर पर मिनट पास हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको वेक्टर बोलेंगे क्या, नहीं। हमारा शायद हमारा इंटरेस्ट इस वक्त इस एग्जाम्पल में, एक जस्ट एक एनालॉजी है, इस एग्जाम्पल में हमारा इंटरेस्ट ये भी जानने में नहीं है कि ये आदमी इस डायरेक्शन में दौड़ता हुआ पास हुआ था कि इस डायरेक्शन पे दौड़ता हुआ पास हुआ था। एम आई इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट? नो, आई जस्ट वांट टू नो कि पाकिस्तान से इंडिया में पर डे कितने लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है।
तो यहाँ ह्यूमन फ्लक्स में वेक्टर जैसी कोई चीज़, सेंस ऑफ डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर हो जाएगा, ये तो सेंसलेस है। सच क्वांटिटीज ठीक है, फिर भी जिद करके बैठ गए कि नहीं डायरेक्शन तो है। इसीलिए मैंने कहा वेक्टर इज दैट क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, विच हैज़ डायरेक्शन, विच इज एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल एंड एडिशन ऑफ विच इज कॉम्यूटेटिव। तो ऐसी चीज़ों का एडिशन ट्रायंगल रूल से तो नहीं किया जा सकता। 20 आदमी पार हुए, 20 मेन पास हुए और 20 वुमेन पास हुई, तो टोटल ह्यूमन फ्लक्स 40 होगा। उसका वेक्टर एडिशन तो नहीं करेंगे कि ऐसा दौड़ के पास हुआ, ये ऐसा दौड़ के पास हुआ, इसलिए वेक्टर एडिशन करो। सो मैंने ट्रायंगल रूल फॉलो करो, इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। सो यस, अगर कहीं लिखा है किसी बुक में कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल रूल, so that is a good enough reason, that is something which we should say it is fine। वेक्टर नहीं होने के लिए वो जो 4 चीज़ें कही मैंने, उनमें से कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं होता है तो वेक्टर नहीं है हमारे हिसाब से, हम फिजिसिस्ट के हिसाब से। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते समय हम देखते हैं कि ट्रायंगल रूल यूज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वेक्टर नहीं है। देयर कुड बी मेनी अदर रीजंस जिसको बता के हम बोलें कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर, but this single reason that it is never added according to triangle rule, that is good enough। Why are you fighting this? Why are you arguing this? It is beyond my understanding। Now let us come to electric current। Now एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एनालॉजी, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, बारिश हो रही है आजकल, हाँ, तो ये बारिश हो रही है मान लो। अब इसमें 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, ये बात ऐसी हुई कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में कितना पानी पास होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर इस क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 घंटे में पास होगा। अगेन वाटर फ्लक्स थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉसिंग दैट सेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये जो रेनफॉल हो रहा है, ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जो रेन के पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है। दैट मीन्स अगर मैं हवा में, ये एटमॉस्फेयर में यूनिट वॉल्यूम ले लूँ तो उसमें कितना केजी पानी है, पानी की कितनी बूंदें हैं, उनकी साइज़ कितनी है, ब्ला ब्ला, इन चीज़ों पे ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। बट लेट अस अज्यूम इन आवर डिस्कशन कि ये जो पानी के पार्टिकल्स की डेंसिटी है, पानी की बूंदों की डेंसिटी है स्पेस में 1 क्यूबिक मीटर में, वो फिक्स्ड है। मान लो 1 क्यूबिक मीटर में 1 लीटर पानी है 1 मिनट, तो हमारे पूरे डिस्कशन में उसको फिक्स्ड मान लेते हैं। अब यहाँ से कितना पानी इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करेगा, अगर मुझे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है, या मैंने किसी तरीके से मेज़र कर लिया कि 4 लीटर पानी आया 1 मिनट में, तो ठीक है यार, वाटर फ्लक्स इज 4 लीटर पर मिनट। अब पानी का पार्टिकल कौन सा किधर से घुसा है ये जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें मुझे ऐसा कुछ दिया जाए, या शायद ऐसा कुछ दिया जाए, मुझे रेन की वेलोसिटी बता दी गई, और ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम वो भी आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उनका मास, ये सब पता है आपको। तो आपको रेन की वेलोसिटी बता दी गई, रेन इट इज़ रेनिंग एंड पार्टिकल्स आर फॉलिंग वर्टिकली, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, और इस सिलेंडर को टिल्ट करके ऐसे रखा गया। और अब आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए कि भाई बताओ कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें भरेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो एरिया है इसका ओरिएंटेशन, इसका प्लेसमेंट जो है इस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कैसा है, इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम फिजिसिस्ट एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन ले लिया, और v और एरिया के बीच का एंगल अगर पता हो तो a इंटू v इंटू कॉस थीटा, और एक कांस्टेंट आएगा जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना पानी है। तो दिस विल रिप्रेजेंट कि भाई 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना पानी इसके अंदर भर जाएगा, राइट। तो यहाँ गौर किया जाए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एरिया जिसका ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है उसको भी हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, बट इसके अंदर 1 मिनट में कितना पानी घुस गया, दिस इज नॉट ए वेक्टर। Why it will be a vector? It is just volume of water. It cannot be a vector. उसमें कोई सेंस ऑफ माने उसको वेक्टर कैसे बोलेंगे कि क्या वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा, एडिशन को?
नहीं, उसको वेक्टर बोल भी कैसे सकते, मैंने आई एम जस्ट नॉट एबल टू इमेजिन माई सेल्फ। सिमिलरली ये सिचुएशन अगर है कि बारिश ऐसे हो रही है, आपने इसको ऐसे रख रखा, एक ही बात है दोनों, तो यहाँ पे भी हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो वेलोसिटी है ये एरिया के साथ, वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है। अगर मुझे वो पता है तो मैं यहाँ से जो वाटर फ्लक्स है, वाटर करंट जिसको बोला मैंने, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये v पता है तो हम वाटर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई में करंट डेंसिटी से उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको जस्ट कितना पानी यहाँ से पास हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, बड़ा ही दर्दनाक सा फोटो मुझे मिला और कोई फोटो नहीं मिला, यहाँ इस पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है, इस जगह पे पानी के पार्टिकल्स की स्पीड, इस जगह पे पानी के पार्टिकल की स्पीड और इस जगह पे पानी के पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है। उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे हर जगह पे पानी की पार्टिकल्स की वेलोसिटी गिवन है और मुझे कैलकुलेट करना है कि इस एरिया से कितना वाटर फ्लक्स है, कितना पानी पर यूनिट टाइम पास हो रहा है, तो उस कैलकुलेशन को करते समय हम ऑफ कोर्स ये पानी की वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहें। पॉइंट टू पॉइंट पता होगा, बिल्कुल यहाँ पे पानी की वेलोसिटी यहाँ पे पता होगा, तभी कुछ इंटीग्रेशन करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो मान लीजिए चार्ज का फ्लो हो रहा है और ये एक एरिया है, इमेजिनरी एरिया है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई इस एरिया से कितना चार्ज यूनिट टाइम में पास हो गया। अब पानी का वॉल्यूम नहीं, अब चार्ज के क्वांटिटी की बात हो रही है। अब डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी सेकेंड में पास हुआ, तो एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ, एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ, इसको आप करंट कहते हैं। कितना चार्ज, चार्ज को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, इस चार्ज है वेक्टर क्वांटिटी, तो कितना चार्ज पास हुआ ये जानना चाह रहे हो तुम। मैंने आप कैसे इमेजिन करेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट हमारा ध्यान इस बात पे है, इसको मरोड़िएगा मत बातों को। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात को जानने में है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में है कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहां से यहां चला। दैट्स ऑल। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, इसमें मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, पर जो क्वांटिटी करंट मैं डिफाइन कर रहा हूं, उस करंट के डेफिनेशन में मेरे लिए जानना जरूरी नहीं। करंट मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि कितना चार्ज यहां से आया। अगर मैं ओम्स लॉ लिख रहा हूं, V इक्वल टू IR लिख रहा हूं मान लो, तो मेरे लिए फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चार्ज ऐसे पास हुआ यहां से कि ऐसे पास हुआ है, कितना चार्ज पास हुआ यही इंपॉर्टेंट है। कितना चार्ज पर यूनिट टाइम पास हुआ, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। अब जस्ट एक मिनट और मेरे साथ बने रहिएगा। मान लीजिए ये एरिया है और चार्ज फ्लो ऐसा हो रहा है। अब अगर मुझे इस एरिया के थ्रू करंट जानना हो, तो आप सभी बच्चे इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे भी एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो चार्ज के मोशन की डायरेक्शन है, उसके साथ ये सरफेस पे नॉर्मल एरिया वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। ठीक, एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऐसे आ रहा है और एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है। सपोज ये चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते, इनका आपस का कोई इंटरैक्शन नहीं है, फॉरगेट अबाउट इंटरैक्शन। एक चार्ज की बीम स्ट्रीम ऐसे आ रही है और एक चार्ज की स्ट्रीम ऐसे जा रही है, और मुझे ये जानना है कि इस एरिया के थ्रू करंट क्या है। अगर मैंने ये नोटिस किया था कि इस चार्ज की स्ट्रीम की वजह से इस एरिया के थ्रू करंट I1 है, मतलब I1 कूलम चार्ज पर सेकेंड पास हो रहा है, और सिर्फ ये वाली चार्ज की स्ट्रीम हो, इसको हटा दें, तो करंट लेटर से I2 है। तो क्या इन दोनों चार्ज स्ट्रीम के रहते हुए करंट की वैल्यू I1 प्लस I2 नहीं होगी? होगी। अगर ये 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड पास हो रहा था और ये 3 कूलम चार्ज पर सेकेंड पास हो रहा है, तो दोनों की प्रेजेंस में इस एरिया से 5 कूलम चार्ज पर सेकेंड पास होगा, करंट 5 एम्पियर होगा। कोई बहस ही नहीं है इसमें। क्या हम इसको ऐसे जोड़ेंगे कि ये करंट वेक्टर I1 और ये करंट वेक्टर I2, ये ट्रायंगल रूल, और ये रिजल्टेंट करंट वेक्टर? तो हम पाते हैं कि भाई ये जो करंट जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो, this does not follow this rule. It is a very simple thing. Charge is a scalar.
कितना चार्ज पास हुआ, 2 कूलम पर सेकेंड, इसकी वजह से कितना पास हुआ, 3 कूलम पर सेकेंड, दोनों के प्रेजेंस में कितना चार्ज पास हुआ, 5 कूलम पर सेकेंड. सो व्हाई एट ऑल इट शुड बी ए वेक्टर? देयर इज नो डाउट दैट दिस क्वांटिटी करंट डज नॉट ओबे triangle rule of vector addition, and it is fine to say that because it does not obey triangle rule of vector addition, it is not a vector. What is wrong in this statement? This statement is absolutely correct, right? Let me tell you one more thing. इस पे नहीं, जस्ट एक बात करने के बाद बात पूरी कर लेता हूँ. अब यहाँ पे हम फिजिक्स वालों ने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है, करंट डेंसिटी. उसको मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, पर अगर इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इस एरिया पे करंट डेंसिटी J1 है, कैसे डिफाइन करते हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा, और इस करंट की वजह से यहां पे करंट डेंसिटी J2 है, सपोज इस फ्लो की वजह से. तो अब ये दोनों स्ट्रीम ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं तो सच में यहां पे करंट डेंसिटी J1 और J2 का वेक्टर सम है. ट्रायंगल रूल से ऐड करना पड़ेगा. ऐसे यहां दिखा दिया J1 J2, ये रिजल्टेंट J है, और ये J डॉट ये वाला एरिया वेक्टर जो भी है, ये J डॉट A सच में इसके थ्रू करंट है. करंट डेंसिटी जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया, अच्छा एक बार बोल देता हूं. करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन. चार्ज फ्लो जिधर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया इमेजिन कीजिए. ठीक है, मैंने बेसिकली बहुत छोटा एरिया इमेजिन करना चाहिए, पर उसको अब उतना मत पकड़िएगा, मैथमेटिकली समझाने के लिए बोल रहा हूं. चार्ज फ्लो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इधर हो रहा है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं. यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा यूनिट एरिया इमेजिन कीजिए. इस यूनिट एरिया के थ्रू जो चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, दैट मीन्स उस यूनिट एरिया के थ्रू करंट अगर DI पास हो रहा है, और चलो एरिया यूनिट नहीं है, एरिया DA है, तो DI/DA को हम करंट डेंसिटी कहते हैं. और ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में है. इस चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को n कैप लिखें तो ये करंट डेंसिटी वेक्टर हो गया. ऐसे डिफाइन करते हैं ना. तो इसकी वजह से, इस चार्ज फ्लो की वजह से जो करंट डेंसिटी है और इस चार्ज फ्लो की वजह से जो करंट डेंसिटी है, दोनों का वेक्टर सम कर दो. हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो. वो रिजल्टेंट करंट डेंसिटी है. ये वेक्टर सम मतलब ट्रायंगल रूल से एडिशन. और ये करंट डेंसिटी डॉट दिस एरिया रियली में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट. तो करंट डेंसिटी हमने जैसे डिफाइन किया, वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है. एंड मोर ओवर करंट डेंसिटी जब हम कह रहे हैं DI/DA, तो बेसिकली हम कह रहे हैं डेल्टा I/डेल्टा A व्हेन डेल्टा A इज टेंडिंग टू 0. तो हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं. बहुत छोटे से छोटा एरिया इमेजिन करो. इस लोकेशन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन यहां पे होगा. ये जो फ्लो आ रहा है इसकी वजह से यहां पे चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन हुआ. और मजेदार बात ये है कि यस, इन दोनों की प्रेजेंस में यहां जो रिजल्टेंट करंट डेंसिटी है वो इन दोनों का वेक्टर सम है. इट ओबेज द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. जी हाँ, उसको आप जैसे बाकी जगह वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक ऐसी क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी जो हमारे वेक्टर अलजेब्रा के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो वेक्टर है. और करंट, उसमें तो जरा रत्ती भर भी माने कोई गंध ही नहीं है वेक्टर की. उसको लेके कंट्रोवर्सी क्यों बनाना भाई. और ये एब्सोल्युटली सही स्टेटमेंट है कि करंट हमारे वेक्टर अलजेब्रा के सभी रूल्स को फॉलो नहीं करती. सिर्फ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन किस सेंस में है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ चार्ज गया कि यहाँ से एग्जैक्टली इस क्रॉस सेक्शन में चार्ज ऐसे निकला कि ऐसे निकला. ये करंट बताते समय हम नहीं जानना चाहते और नहीं बताना चाहते हैं. समझ गए? आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और थोड़ा कंट्रोवर्सी में यार मैं भी शामिल हो गया. सब लोग यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं एक दूसरे को. तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और मैंने आपको सही बात बताने की कोशिश की है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कर दो और कुछ बच्चों के साथ शेयर कर दो, कुछ जूनियर्स के साथ ही शेयर कर दो भाई. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ. गुड बाय.